गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन में स्वागत है। और वीडियो चालू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कूलॉम का नियम की। कूलॉम्स लॉ होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी शुरुआत की थी, अधूरा टॉपिक रह गया था। इसके बाद हम कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने ये लैंग्वेज इसकी इंग्लिश में बताई थी, और आज मैं थोड़ा हिंदी में भी बता रहा हूँ। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाए। तो कूलॉम का नियम में क्या बताया गया था कि अगर कूलॉम्स क्या एक ने बताया कि अगर कोई 2 चार्ज लिए जाए, यहाँ पे Q1 और एक दूसरा चार्ज है यहाँ पर Q। कैसे चार्ज लिए जाए? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश। तो सबसे पहले हम बिंदु आवेश की बात तो समझ लेते हैं क्या होता है। बिंदु आवेश का मतलब कोई पर्टिकुलर, ये नहीं कि किसी एक छोटे से बिंदु पर कोई आवेश उपस्थित है। बिंदु आवेश का मतलब है कि अगर हमने कोई एक मेटल ले लिया ये, और इस पे कोई एक चार्ज दिया, तो चार्ज क्या होगा, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर यहीं पर एक हमने कोई अनदर बॉडी ले ली बड़ी, तो इस पे चार्ज दिया तो इस पे भी चार्ज क्या होगा, कलेक्ट होगा। इसी प्रकार से कोई अदर बॉडी ले ली, तो क्या ये पॉइंट चार्ज होंगे, बिंदु आवेश होंगे? देखिए, तो पॉइंट चार्ज किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई बॉडी है, एक सामने कोई बॉडी है, हम एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस होगी पर्टिकुलर। अगर हम किसी एक पर दूर डिस्टेंस से एक किसी इस बॉडी को देखे दूसरे वाले को, ये मान लीजिए मैंने कहा कि बीच की डिस्टेंस कितनी है, आप इससे इसको देखना है। अगर ये दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो दूर से किसी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को देखने पर वो बॉडी हमें कैसी महसूस होती है, छोटी सी महसूस होती है, फील दिखती है। अर्थात उस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर हम इस तरफ से इस बॉडी को देखें, दूसरी तरफ बॉडी को, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो भी हमारी क्या आएगी, ये भी एक पॉइंट चार्ज दिखेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पॉइंट चार्ज कोई पर्टिकुलर कोई डिफिनेशन नहीं है। पॉइंट चार्ज कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस पर, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, उनके बीच की दूरी पर। कूलॉम ने यही कहा कि अगर कोई 2 पॉइंट चार्ज, कोई 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से किसी दूरी पर स्थित हो, यानी मैंने कहा इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण का मतलब क्या है कि अगर आप जानते हो कि समान आवेश होते हैं तो उनके मध्य में काम करता है हमारा प्रतिकर्षण बल, और अगर विपरीत आवेश होते हैं तो वहाँ पे काम करता है आकर्षण बल। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर भी प्लस आवेश लिया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन होगा। अगर दोनों पे यहाँ पर निगेटिव ले सकते तो भी क्या होता है, रिपल्सन होता। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन, आकर्षण बल होता है यहाँ पर। तो इसीलिए कहा गया कि इनके बीच में कोई फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना काम कर रहा है, अभी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन दी चार्ज, दोनों चार्जों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, वो इन दोनों चार्ज को, आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है, रेखा दिख रही है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की क्या होगा, अनुदिश होगा। अगर हम Q1 से Q2 पे बात करें तो इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा, तो ये दोनों पे चार्ज है, तो ये इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन आगे की हो जाएगी। ऐसे अगर हम Q2 के कारण Q1 पे बल कर बात करें फोर्स की, तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा फोर्स की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर डिपेंड करेगा, लाइन की अनुदिश काम करेगा, डायरेक्शन काम करेगा। तो क्या कहा है कूलॉम्स ने कि अगर 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, देखिए कि इन्हीं स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण
बल। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन दी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो कहना फोर्स कितना, F जो है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। लिखा हुआ है आवेशों गुणनफल के समानुपाती है तथा बीच की दूरी क्या, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो अब ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर। यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? R पर। अगर यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा उनके बीच जो फोर्स होगा वो उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अगर चार्ज के अमाउंट कम कर देंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर फिर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। दूसरी कंडीशन देखें, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, कि अगर इन चार्ज के बीच की डिस्टेंस हम इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज करेंगे तो F जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर R डिक्रीज करेंगे तो F इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को मिला देंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आफ्टर रिमूविंग प्रोपोर्शनल बताएं कांस्टेंट आएगा K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K क्या है, यहाँ पर वेयर K प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, इज कॉल्ड प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। और ये K की वैल्यू डिपेंड करती है इन दोनों चार्ज के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि वेयर K इक्वल टू 1/4πε, या K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। तो अगर ये कहें हम कि इन दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम मीडियम हो, यानी फ्री स्पेस हो, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस, यानी कैसा माध्यम, वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात के लिए। तो वायु या निर्वात के लिए फोर्स कितना हो जाए, देखिए हमने कहा इसको F मान लेते हैं, या F इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, K की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इसको आप F0 मान सकते हैं। अगर यहीं पर हम कहते हैं कोई माध्यम हो, कोई मीडियम हो, फॉर एनी मीडियम, अगर चार्ज के बीच में कोई मीडियम हो तो F m इक्वल टू 1/4πε, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, जिसको बोलते हैं ε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए इसको इक्वेशन दे देते हैं हम थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए कि अगर यहाँ पर ε0 क्या है, या एक सेकेंड अभी देखते हैं कि इक्वेशन की बात की हमने, ये फोर्स की कंडीशन आ गई। तो यहाँ पर ε0 क्या है, एप्सिलॉन क्या है, देखिए
एप्सिलॉन जीरो क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑफ वैक्यूम जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो को निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, माध्यम की विद्युतशीलता मीन्स परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन जीरो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम की बात करें। तो ये हमारा कहलाता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में क्या होता है कि फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की बात करें। अब देखिए थोड़ा सा इधर हम ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर। तो अभी मैंने बात करेंगे हम लोग कि एप्सिलॉन R यहाँ पे क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है अभी हम बात करेंगे आगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, F अपॉन F0। F क्या है यहाँ पर, मैंने भी बताया आपको, यहाँ पे लिखा देखिए हमने, FM F0। F क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज इन फ्री स्पेस, यानी जब आवेशों के बीच में क्या है, माध्यम वायु है तो होने वाला बल। FM क्या है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन एनी मीडियम प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या है, फोर्स इन वैक्यूम मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम। और ये क्या है, फोर्स इन मीडियम बिटवीन चार्ज, और ये भी बिटवीन चार्ज। तो देखिए अगर एप्सिलॉन R इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम मीडियम में कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मीडियम में कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा, एप्सिलॉन R इक्वल टू, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं बुकों में K भी राइट होगा यहाँ पर, या एप्सिलॉन R भी राइट होगा। तो ये वैल्यू हमारी निकल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स क्या बात हो रही है कि इनके बीच में मीडियम किस पर होगा। जैसा यहाँ पे मीडियम होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होंगे, अलग अलग मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। जैसे वैक्यूम के लिए बातें हैं तो अलग होगी, 1 होती है, वैक्यूम एयर के लिए 1 होती है, ग्लास के लिए 3.5 के अप्रॉक्स होती है। अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ये बात है हमारी कूलॉम्स लॉ की है। तो क्या है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करें तो मैंने भी आपसे कहा F हो गया, ये R। तो F क्या रहा है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मैंने कहा आपसे अगर R इंक्रीज करेंगे तो F डिक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर ये चार्ज दो रखे, दो चार्ज के बीच डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, फोर्स कम होता जाएगा, क्योंकि इस पर इफेक्ट एक दूसरे पर ही कम डालेंगे। तो जब यहाँ पे डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट पर यहाँ पे जब R क्या है, कम है, तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे R बढ़ेगा, तो अगर यहाँ पे ग्राफ बना तो देखिए ग्राफ इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर देखिए ये क्या था, R यहाँ पे दिख रहा है आपको, बहुत कम है, 0 है, इस समय फोर्स क्या है, ज्यादा मैक्सिमम है,
आर इंक्रीज क्या, फोर्स क्या हुआ देखिए डिक्रीज हो गया यहाँ पर। अगर आप और इंक्रीज करेंगे ये देखिए डिस्टेंस इंक्रीज हो रही, थोड़ा और जाएंगे तो देखिए फोर्स और कम हो गया। जैसे जैसे आर इंक्रीज होता चला जाएगा एफ क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, एफ डिक्रीज होता चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ग्राफ जो आएगा वो कैसा है, स्लोप के रूप में आ रहा है इस प्रकार से। तो यही मैंने कहा आपसे कि अगर आर इंक्रीज होगा चार्ज के बीच का तो एफ डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, तो आप इसको राइट कर सकते हैं, फिर आगे बात करते हैं। भाइयों आपने नोट कर लिया होगा इसको, साफ करते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कूलॉम्स लॉ, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इसी F को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो F किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है। आर इंक्रीज करेंगे तो F डिक्रीज। अब आगे हम बात करते हैं जरा, तो देखिए कहते हैं इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलॉम्स, नहीं यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी पर यूनिट है, यानी 1 कूलॉम्स है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो वो भी r इक्वल टू 1 है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ रख दें हम तो क्या राइट कर सकते हैं, F इक्वल टू के आ जाएगा, F इक्वल टू क्यों, एक Q1 Q2 तो 1 हो जाएगा, आर में पूरा टर्म्स 1 हो जाएगा, F इक्वल टू के आ जाएगा। यहाँ के क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कितना कि 9 × 10⁹ न्यूटन राइट कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं, या F इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन की इक्वल हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक पर यूनिट चार्ज मतलब एक कूलम के आवेश सिचुएटेड एट अ पर यूनिट डिस्टेंस, एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हों, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्ज, आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁻9 न्यूटन के इक्वल, 9 × 10⁻9 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। यानी उस कंडीशन पर इतना फोर्स लगेगा जब Q1 Q2 इक्वल टू 1 और R इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। ये हमारी बात थी कूलॉम्स लॉ। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर हम आगे बात करें, साफ करते हैं। कि यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 की यूनिट और डायमेंशन क्या होती है। तो हम अभी बात कर चुके हैं कि we know that F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। आप डायमेंशंस में पढ़ते हैं कि 4 की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती है यहाँ पर। तो ये पूरा हम कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट 1 मान सकते हैं अगर आप यहाँ पर, इसको निगलेक्ट कर दें तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन 0 डालेंगे तो F अपॉन में आएगा, तो Q1 Q2 अपॉन F
आर स्क्वायर, यहाँ पर 4 पाई क्या है, कांस्टेंट। तो यूनिट क्या होगी इसकी, देखिए निकालते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू, क्यों क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलॉम, कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर अपॉन फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इंटू आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो क्या हो गया, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया, ये यूनिट हो गया किसका, एप्सिलॉन की। अब जरा हम इसी की डायमेंशन निकालें जरा। तो डायमेंशंस भी आप बता सकते हैं, आपने 11th में पढ़ा हुआ है। कूलॉम्स, सॉरी, चार्ज क्या है यहाँ पे देखिए, क्यू, क्यू क्या है, चार्ज, और चार्ज क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। आई क्या है, करंट, टी क्या है, टाइम। आई करंट, करंट की डायमेंशन क्या होती है, ए, टाइम की क्या होती है, टी। इट मीन्स क्यू इक्वल टू ए टी। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, देखिए क्या है, ए टी इंटू ए टी अपॉन एफ क्या है, फोर्स, फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 इंटू आर क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है एल स्क्वायर। तो चलें जी ऊपर की नॉलेज देखिए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम, यहाँ देखिए एल टू पावर 2, यहाँ पे एल टू पावर 1 मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी, पावर 3 टी टू पावर माइनस 2। इन सभी को ऊपर ले जाएंगे अगर आप देखिए, एन की पावर कितना है, +1, ऊपर जाएगा तो -1, एल कितना है यहाँ पर +3, ऊपर जाएगा तो -3, टी ऊपर जाएगा -2 का +2 हो जाएगा, +2 कितना हो जाएगा, +4, और कितना बचेगा, ए टू पावर 2 आ गया। तो m-1 l-3 टी टू पावर 4 ए टू पावर 2, ये हो गई हमारी इसकी डायमेंशंस, और ये हो गई इसकी यूनिट। एक बात और हम आपको बता दें कि एप्सिलॉन 0 जो है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है, हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं पढ़ना है, तो ये इसकी वैल्यू होती है, और इसकी यूनिट का कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हो गया m-1 l-3 टी टू पावर 4 ए टू पावर 2। राइट कर लीजिए। अब देखिए, कल हम थोड़ा सा बात कर रहे थे कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर, इसको हम बोलते हैं चालक। वीडियो शायद कल कट हो गया था, इसलिए देखते हैं आगे। और इंसुलेटर, इसको हम बोलते हैं अचालक। कंडक्टर और इंसुलेटर्स होते क्या हैं, इसकी बात करते हैं। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं कि दोज बॉडीज इन विच चार्ज इजिली फ्लो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनमें आवेश अथवा धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाए या चल सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। जैसे कोई मेटल ले लें, यहाँ पे एक मेटालिक रॉड ले लें, यहाँ पर जो हम लोग घर में वायर यूज होते हैं, वायर के अंदर हमने देखा होता है रबड़ होती है ऊपर, उसके अंदर वायर होता है, तो उसमें करंट जो होता है इजिली चल सकता है। या किसी मेटल पर आप कोई करंट दीजिए तो करंट उस पर भी इजिली चलने लगता है। तो जो भी इस तरीके की बॉडीज होती है जिसमें करंट या चार्ज इजिली फ्लो हो जाता है, वो हमारे होते हैं कंडक्टर्स। जैसे हम बात करें ऑल मेटल्स,
ऑल मेटल्स, सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं सभी क्या हैं, कंडक्टर्स हैं यहाँ पर। या ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी ये क्या है, एक तरह के कंडक्टर्स है, बॉडी में करंट सप्लाई होती है। या एक्सेट्रा अर्थ में भी क्या होती है, करंट चलती। तो यहाँ पर हम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये कंडक्टर्स होते हैं या जिसमें इजिली चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए कि दो सब्सटेंस इन विच चार्ज और करंट नॉट फ्लो इजिली, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें चार्ज और करंट का प्रवाह नहीं होता है, बिल्कुल ही फ्लो नहीं होते हैं, और होते भी हो तो बहुत नाम मात्र हैं, पार्शली बिल्कुल। तो जिनमें धारा चलती नहीं, जिसमें आवेश चलता नहीं है, वहां पर वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर अचालक। जैसे हम बात करें अगर प्लास्टिक, रबर, पैराफिन, पेपर एटसेट्रा, रबर की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, मोम की बात करें, कागज के टुकड़े पर बात करें, तो इन सभी में कोई भी धारा नहीं चलती है। तो ये हमारे कहलाते हैं इंसुलेटर्स। क्यों नहीं चलती, क्योंकि मैंने कहा था इसमें कि जो इंसुलेटर्स होते हैं इसमें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें कैसे पाए जाते हैं, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था, समझ लेते हैं जल्दी से एक बात को कि अगर किसी हम एटम की बात करें, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, आप जानते हैं। और इसके चारों जो कक्षाएं होती हैं इनमें क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं काउंटिंग। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर तो आप जानते हैं एटम में कि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस पर है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक विद्युत बल काम करेगा, जिसको अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, यानी ये एक दूसरे से फोर्स से बंधे हुए होंगे क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है। लेकिन अगर इसे हम दूसरी कक्षा में जाएं यहाँ पर तो देखिए इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, यानी यहाँ पर प्लस चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी फोर्स काम करेगा, बल काम करेगा आकर्षण बल, यानी ये इलेक्ट्रॉन जिससे है तो इसे बंधा हुआ होगा। अगले पर जाएं तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करेगा, एक विद्युत बल काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या पर्टिकुलर देखिए डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जा रही है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो मैंने कहा था आपसे कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, कि F जो होता है R के इनवर्सली होता है, यानी R इंक्रीज होगा तो F डिक्रीज होगा। तो यहाँ देखिए जैसे से R इंक्रीज होता चला जा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि किसी सेल में, किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर किस टाइप का फोर्स अप्लाई होगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली किसी से बंधा हुआ नहीं है, यानी किसी एटम को जरा सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को गेन करेगा, गेन करने के बाद एक्साइटेड होगा, किसी अपर स्टेट पर चला जाएगा, यानी मूवेबल होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो कहीं भी जाने के लिए फ्री है, ऐसा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो मेटल्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उसमें यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी कारण से इनमें क्या होता है, करंट इजिली फ्लो होती है। इंसुलेटर्स में बात करें, इंसुलेटर में यहाँ पे क्या है कि मैंने कहा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जब इसकी बात समझ, इसी में देखिए एटम की बात की, एटम में जो न्यूक्लियस के पास वाली जो कक्षाएं होंगी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जब इन बीच की डिस्टेंस कम है तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो ज़्यादा काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। फोर्स ज़्यादा होने के कारण कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, तेजी से बंधा हुआ होगा, यानी कि क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। इस रूल से देखिए डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये इसको इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर उसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि तेजी से बंधा हुआ न्यूक्लियस से। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जब बहुत तेजी से बंधा हो तो इसको हम थोड़ी एनर्जी भी देंगे तब भी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
मूव नहीं कर पाएगा। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली नहीं है, बंधा हुआ एक फोर्स से तेजी से, इसलिए मूव नहीं कर पा रहा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं हमारे क्या, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर में हमारे ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। इसी कारण से करंट का फ्लो नहीं होता है। ये बात थी हमारी कंडक्टर और इंसुलेटर्स की। और देखिए अभी मैंने कहा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलॉम्स लॉ किस नियम को फॉलो करता है, किस लॉ को फॉलो करता है। तो इसको बोलते हैं हम, इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ, या जिसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। व्युत्क्रम वर्ग का नियम F इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आपसे पूछा जाए कि कूलॉम्स लॉ किस लॉ को फॉलो करता है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम को फॉलो करता है। अच्छा, इंसुलेटर में एक बात हम कर लेते हैं कि जो इंसुलेटर्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इन्हीं को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अगर आपसे पूछा जाए डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, एक तरीके से क्या होते हैं, इंसुलेटर्स ही होते हैं हमारे। यानी जिसमें हम ये कह सकते हैं अगर कि बिना इलेक्ट्रॉन के धारा के इलेक्ट्रॉन्स के हम कह दें भी उसमें क्या एक तरीके से करंट सप्लाई हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल लिखे हुए यहाँ पे वाटर, तो वाटर में क्या करंट हम सप्लाई कर सकते हैं। पेपर की बात की यहाँ पे, एयर की बात की, ये जो भी मीडियम्स है ये हमारे क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं। और मैंने भी आपसे कहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पीछे बताया, जिसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, निर्वात माध्यम की अपेक्षितशीलता, और ये क्या था, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, निर्वात में विद्युत। तो ये बात हो गई हमारी कूलॉम्स लॉ, इंसुलेटर, कंडक्टर, उसकी यूनिट और उस एप्सिलॉन 0 की यूनिट और डायमेंशंस हो गई। तो आज के लिए हम इतनी बात करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो कल आपको डिस्कस करेंगे अगला वीडियो में। थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको कंटिन्यू वीडियो आने वाले मिलते रहें। थैंक यू।